फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत आईएएस का टेस्ट सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम 40 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है 41, कह रहा है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि नदी का जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से अधिक होता है। बी, समुद्र के जल का प्रवाह नदी के जल के प्रवाह से अधिक होता है। और सी कह रहा है कि नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नदी के जल का घनत्व जो है वो समुद्र के जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा है कि इसरो द्वारा लॉन्च आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, और सेकंड कह रहा है इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस और सही उत्तर को हमको चूज करना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। क्या दोनों सही है? अगर आपको एग्जैक्ट इसमें डेट पूछे ना तो 2 सितंबर याद रखना है ना। 2 सितंबर 2023 है ना। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था, है ना। क्यों लॉन्च किया था? सूर्य के अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है कि अटल सुरंग में 200 वॉट क्षमता के 20 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं, तो बिजली की खपत कितनी होगी, ये हमको बताना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको इसे अपने अकॉर्डिंग करके देख लीजिएगा, है ना। मैंने आपको इसका आंसर बताया। यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको सॉल्व ना करा के मैं जीएस के क्वेश्चन चलती हूँ। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि दिए गए 4 युग्मों में से निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है? फर्स्ट ऑप्शन हिग्स बोसॉन है, जो पीटर हिग्स की बात कर रहा है। पाई मेसॉन है, जो एंडरसन की बात कर रहा है। न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉली। यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और यहाँ पे से जो ऑप्शन बी है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के वो हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? कि ये जो यहाँ पे आपको दिखाया है, जैसा कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें कि डिस्कवर किसने किया था, तो किसने किया था? जे थॉमसन थे ना। कौन था? जे थॉमसन थे। और रदरफोर्ड की इसकी क्या नाम इसका, न्यूट्रॉन की बात करें तो किसने किया था न्यूट्रॉन को? चैडविक था ना, चैडविक था। इसी अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ में किया जाता है? कैंसर उपचार में, ब्लू रे और डीवीडी प्लेयर डिस्क से आंकड़ों का संग्रहण में, और बार स्कैनर कोड में उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जो 45 है हमारा क्वेश्चन, वो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे सारे के सारे सही हैं, है ना। लेज़र क्या है? एक डिवाइस है, बेस्ड ऑन लाइट है। ठीक है, लाइट पे बेस्ड एक डिवाइस है, जो कि विच जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है ना, ऑब्टेन बाय स्टिमुलेटेड एंड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो ये फर्स्ट यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी, 183 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, नैनोमीटर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीएस का 47 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 47 क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका? जो सोनार जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सोनार का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, किस लिए यूज होता है? यूज्ड बाय नेविगेटर्स इन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ठीक है,
ये हाई फ्रिक्वेंसी होता है इसका। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनके थ्रू इसके डेप्थ को चेक किया जाता है। 48 क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें होती है? और ऑप्शन है जल है, हीरा है, कांच है और निर्वात है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर किसमें? डी। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? निर्वात। निर्वात का इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैक्यूम। ठीक है, हमने आपको इसमें भी दिखा दिया, वैक्यूम हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है? वैक्यूम में होता है। क्यों होता है? इसका जो वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10 इतना होता है। और हीरे में कितना होता है? हीरे में होता है 1.24 इंटू ये होता है। ठीक है, और जल में वाटर में कितना होता है? वाटर में होता है 2.25 इंटू और 8 एंड, और ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸ है ना। सबसे ज़्यादा किस में है? क्योंकि वैक्यूम में कितना है? 3 जा रहा है ना, 3 × 10⁸ है ना। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। ठीक है, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, और सी में कह रहा है कि 1 गीगाबाइट में 124 किलोबाइट्स होते हैं, और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो सही है कि जो 8 बिट्स होता है उसमें एक बाइट हो जाता है, और 1024 किलोबाइट में 1 बाइट्स में 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गीगा ना आके क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेगा हो जाएगा, मेगा के बाद फिर गीगा आएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन जो है मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से, बी कह रहा है मध्य प्रदेश के सतना जिले से, सी कह रहा है कि कश्मीर के उधमपुर जिले से, और डी कह रहा है हरियाणा के रोहतक से। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर के जो उधमपुर जिले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित अत्याधुनिक जो टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। वो कहाँ से? कश्मीर के उधमपुर जिले से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है कि फिर से ये हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार 100 खिलौनों को बेचकर 20 खिलौनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको इसका आंसर ही बताऊंगी क्योंकि इसको सॉल्व करने में मुझे टाइम लगेगा, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगी, है ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52। कह रहा है कि रानीखेत बीमारी का संबंध है, किससे संबंध है? फर्स्ट कह रहा है गायों से, सेकंड कह रहा है घोड़ों से, थर्ड कह रहा है मुर्गियों से, और फोर्थ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है रानीखेत बीमारी ये किससे होती है? मुर्गियों से होती है। रानीखेत इज एन इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ हेंस, है ना। इट्स अ वायरल डिजीज। ये कैसी है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है माहे, मालवन और मंगरोल हैं, क्या है? ये एक एंटीबायोटिक दवा है, या एक समुद्री जहाज है, या एक सरसों की संकर प्रजात है? इनमें से कोई नहीं। ये माहे, मालवन जो मंगरोल है किसके नाम से जाना जाता है, मतलब क्या है ये? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ये हमारे क्या है? समुद्री जहाज है, चाहे माहे हो, चाहे मालवन हो, चाहे मंगरोल हो, या फर्स्ट 3 शिप्स, है ना, जो कि सैलो वाटर क्राफ्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है कि
हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि संविधान सभा की समितियां दे रखी हैं, उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी जो संघ समिति है, जो संघ शक्ति समिति है, वो किसके द्वारा किसके अध्यक्ष हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जो बी ऑप्शन है, संघीय संविधान समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, और जो प्रांतीय संविधान समिति है ये BR अम्बेडकर राव के पास थी। और ये जो फोर्थ है, प्रक्रिया नियम समिति, ये सरदार पटेल जी के पास थी। इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सही सुमेलित तुम्हारा चूज करना है। तो इसमें जो यूनियन पावर कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी, है ना। और ये जो फेडरल की बात की, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो किसके पास थी? JL नेहरू के पास थी, है ना। ये फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात कर रहा है, तो ये हमारे सरदार पटेल जी के पास थी, है ना। रूल्स ऑफ रेगुलेशन की जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी जो है वो किसके पास थी? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 55 क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक को विकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित होती है। सेकेंड कह रहा है कारण इसका संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। किससे कैसे डी है? इसमें जो संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालक है, मतलब मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन दिखाती हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, है ना। ये हमारा क्या है? ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर इंस्पायरेबल। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, चाहे लेजिस्लेटिव है या एग्जीक्यूटिव है, ये क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के लिए है। अगर लेजिस्लेचर कोई कानून को बनाता है तो एग्जीक्यूटिव तो उसको फॉलो करता है, उसको लोगों तक मतलब पहुंचाने का काम करता है। ऐसा तो नहीं है कि लॉ बन गया और लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा और लेजिस्लेचर ही इसको इम्प्लीमेंट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाएगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव करेगा ना। ये बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित 56 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, ये आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अब एक प्रस्तावना को केवल एक बार अब तक एक प्रस्तावना को केवल एक बार 46 में संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संशोधित किया गया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि राज्य संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। और सेकेंड कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला तथा पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुरक्षित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो 46 लिखा है 46 नहीं है, क्या है? 42 है ना। 42 है, बाकी यहाँ पे दिए गए सारी चीज़ें सही हैं, सब कुछ सही है। बस क्या था 46 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 46 नहीं था, 42 था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको। यही जब इसी अमेंडमेंट से क्या लागू हुआ था, आपको क्या मिला था? इंटीग्रिटी मिली थी, है ना। इंटीग्रिटी मिली थी, इंटीग्रिटी मिली थी और क्या मिला था? एक सोशलिस्ट मिला था, सेकुलर मिला था, है ना। 42 से ही मिला था। क्या मिला था? सोशलिस्ट भी आपको मिला था, आपको सेकुलर मिला था, आपको इंटीग्रिटी मिली थी। सारी चीज़ें किससे मिली थी? आपको 42 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था उसी से मिली थी ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित किए जाते हैं?
कौन कौन सा विरोध होता है? संघ की कार्यपालिका, ठीक है, कौन कौन होता है? राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहा है, ये भी आप ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा? सारे के सारे जो सॉरी इसमें जो सब सारे के सारे हैं वो आ जाएंगे, यानी कि इसमें राष्ट्रपति भी आ जाएगा, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा, महान्यायवादी भी आ जाएगा, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। अगर आपसे यही पार्लियामेंट की बात करें कि पार्लियामेंट जो है किन लोगों से मिलकर बनती है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पीएम जी हो गए, यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनसे इंक्लूडेड होती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो ये महान्यायवादी दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति दिया, इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे इन तीनों लोगों को ही इंक्लूड किया जाएगा, है ना। यही जो आपसे पूछे कि ये किस एग्जीक्यूटिव जो है ना, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन डिस्क्राइब किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया, तो आपको आर्टिकल 52 पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। इसमें एक चीज़ और, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है ना, प्राइम मिनिस्टर हो गया और अटॉर्नी जनरल हो गया, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा है कि संसद में निम्नलिखित में से कौन से विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? फर्स्ट कह रहा है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक। सेकेंड कह रहा है धन विधेयक। थर्ड कह रहा है ऐसा विधेयक जो सही संदेश हो धन विधेयक संदर्भों में धन विधेयक ना हो, परंतु जिसके लिए भारत की संचित नीति में से व्यय करना पड़े। फोर्थ कह रहा है भारत की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाला किसी राज्य का विधेयक। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जो 58 क्वेश्चन है इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे। कौन सही है? सब सही है। मतलब कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से विधेयक होगा, उसमें भी आपको राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो आवश्यक होती है। धन विधेयक में भी आप जब धन विधेयक है, धन विधेयक कहाँ पे जो होता है क्या कहते हैं कि प्रस्तुत किया जाता है, वो सिर्फ आपको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वो राज्यसभा में कभी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो बस आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा, किस लिए कि उसको पास करने के लिए। अगर वो राज्यसभा अपने पास इसको रख भी लेता है ना, तो भी इससे उसका कुछ होना नहीं, क्योंकि 14 डेज आफ्टर 14 डेज के वो खुद से जो है राष्ट्रपति जो लोकसभा है इसको पास करके आपको राष्ट्रपति के साइन के लिए भेज देता है ना। तो इस पर राज्यसभा की खास पावर होती नहीं है, इसमें वो कुछ भी हो उसको पास करना पड़ता है धन विधेयक को, है ना। तो ऐसा विधेयक जो सही संदर्भों में धन विधेयक नहीं है, परंतु जिसके लिए भारत की संसद में व्यय करना पड़ेगा उसके लिए भी राष्ट्रपति के साइन आवश्यक है। सारे यहाँ पे ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो यहाँ पे फर्स्ट कह रहा है कि नियंत्रक लेखा परीक्षक, महान्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 59 का? यहाँ पे 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी को राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की इच्छानुसार, जिसको कहते हैं ना, इच्छानुसार ही पद पर आसीन रहते हैं, है ना। तो इन तीनों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और दी होती कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यूटीज़ के, उनको भी राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है। चेयरमैन मेंबर ऑफ जो पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं उनको भी राष्ट्रपति हटा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत भाग लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ठीक है। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा जो सेकंड है वो कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि स्थगित प्रस्ताव के संदर्भ में, स्थगित प्रस्ताव मतलब कि जो होता है एडजॉर्नमेंट मोशन, है ना। क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन। कभी कभार है ना बहुत क्लिष्ट हिंदी का यूज़ होता है जिसको हम समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको इंग्लिश उसको आसान कर देता है। यह एक प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड कह रहा है सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। थर्ड कह रहा है इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। कौन सा आंसर सही है आप इसमें बताइए? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दोनों, और एक, दो, तीन, तीनों हमारे यहाँ पे सही है। क्या है? आप इसका राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि तीनों सही हैं। इसमें यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। किसी में पेश करो, संसद का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है ना। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। और इसको एक चीज़ ये भी है कि इसमें नेसेसरी है कि 50 मेंबर्स जो होते हैं उनका सपोर्ट हो, ये भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62 क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण बताया गया है। देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा सही है। शासन रीजन का क्वेश्चन है। फर्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। सेकेंड कह रहा है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। इसमें से कौन सा हमारा सही है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यानी कि दोनों सही हैं। राज्यसभा का जो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। क्यों नहीं हटा सकती है? क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। आप इसमें हॉई करके क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो बता देगा कि क्यों ये हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन सही है या नहीं सही है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा? तो वह विधेयक को मंजूरी दे सकता है, फर्स्ट कह रहा है। बी कह रहा है या विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है। सी कह रहा है वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकता है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। 63 इन रिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है। ठीक है। साधारण विधेयक। यहाँ पे हमारा जो सही हो जाएगा वो सारे के सारे सही हैं। या विधेयक को मंजूरी दे सकता है, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने पर रोक सकता है। सी कह रहा है वह राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकता है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। 64 इसमें से हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है? फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सेकेंड कह रहा है हिमाचल प्रदेश, थर्ड कह रहा है कर्नाटक, फोर्थ कह रहा है केरल। 64 का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 64 ये हो गए और इसमें से हमारा राइट जो आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। कौन से राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है? किसमें है? सारे के सारे यहाँ पे सही है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रिब्यूनल एक्ट वो किस एक्ट के तहत है? 1985। ठीक है। एम्पावर द सेंटर टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण को स्थापित करने की। At the present state administrative tribunal has been established in 9 states। 9 states में established है। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा आंध्रा है, दूसरा हमारा उड़ीसा है, तीसरा हमारा हिमाचल प्रदेश है, चौथा हमारा
कर्नाटका है, और पांचवा हमारा है कौन सा है, पांचवा तमिलनाडु है, और छठा हमारा वेस्ट बंगाल है, सातवां हमारा एमपी है, ठीक है, और आठवां हमारा कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और नाइन्थ हमारा है केरला। ये हमारे जो 1985 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके अंडर ये हमारे जो इन स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है 9 स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है धन विधेयक अनुच्छेद 199 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो कह रहा है यह विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। सेकंड कह रहा है विधान परिषद इसे ना तो स्वीकार कर सकती है और ना ही इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 30 दिनों तक रोक सकती है। इस डेट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। विधान परिषद इसे ना तो स्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। अब इधर आप देखिए ये किसकी बात कर रहा है, ये वहाँ पे बात हो रही थी किसकी, असेंबली की नहीं बात हो रही। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली, है ना। स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी इधर रिजेक्ट नॉर अमेंडेड, ठीक है। थर्ड कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टॉप द बिल फॉर मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो यहाँ पे 30 डेज दे रखा था कितना होता है, 14 डेज होता ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा है कि कौन सी समितियाँ पंचायती राज से संबंधित हैं। कौन सी हैं समितियाँ जो पंचायती राज से संबंधित हैं उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें कौन से हैं, फर्स्ट बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव, फिर LM सिंघवी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सारी की सारी किससे रिलेटेड है, आपकी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो सभी के सभी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 67, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कह रहा है इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। सेकेंड कह रहा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 7 वर्ष जो भी पहले हो है ना उसकी आयु तक होता है। और थर्ड कह रहा है या केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है जो उसे संसद की पटल पर रखते हैं। निम्नलिखित जो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा, 67 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही है। इसका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बात है कि कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल है ना वो हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट जो आपके अकाउंट्स होते हैं ना ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट उसको देखता है ना। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो इसको क्या कहते हैं, गार्जियन भी कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक जो फाइनेंस होता है ना उसका लेखा जोखा रखता है। इट्स टेन्योर 6 ईयर, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 6 ईयर और कितना होता है 65, याद रखिएगा बहुत कंफ्यूजिंग होता है। 6 और 65 होता है जो भी पहले हो जाए। और इसमें क्या है, इसमें इट सबमिट रिपोर्ट रिलेटेड टू अकाउंट एंड सेंट्रल, लेखा समिति रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री को नहीं देता है, किसको देता है, ये देता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा ना कि PM होगा, ये यहाँ पे गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आपको चूज करना है, मतलब किससे कौन सा रिलेटेड है ये आपको चूज करना है। तो ये जो आपका है राइट टू इक्वलिटी किस आर्टिकल में, समता का अधिकार,
बताएं बताएं। तो ये हो जाएगा आपका 14 to 18, और जो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो हो जाएगा 23 से 24, है ना। और ये हमारे राइट टू फ्रीडम के बारे में, तो राइट टू फ्रीडम हमारे है कितने इसमें है 19 से 22 में, समता है 14 से 3 में, और शोषण के विरुद्ध है 23 में 48 में, और फिर धर्म और स्वतंत्रता के जो अधिकार की बात करता है वो है 25 से 28 में। इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर बनेगा ए का हो गया फर्स्ट और बी का हो गया 3। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इससे निर्वाचन आयोग का के कार्य हैं। आपको बताना है निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के वर्क क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट कह रहा है राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करना। सेकंड कह रहा है निर्वाचन के समय राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता घोषित करना। थर्ड कह रहा है प्रशीमन आयोग की सिफारिश पर भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, हमारे सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है, कौन करता है, ईआईसी करता है। निर्वाचन आयोग के समय राजनीतिक पार्टियों प्रत्याशियों के लिए आचार संहिता कौन लागू करता है, इलेक्शन कमीशन लागू करता है। प्रशीमन आयोग है ना, जिस डेलिमिटेशन कमीशन जो होता है, सिफारिश पर भारत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण भी कौन करता है, अपना ईआईसी ही करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, वो कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे कुछ शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनसे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं ये हमें बतानी है। तो फर्स्ट जो शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है, ये हमारा है राज्य की सीटों के बारे में बात करता है ना, जो 20 स्टेट्स हैं। चौथा जो है कह रहा है ये जो 48 की बात कर रहा है ना, कि ये जो हमारा है इससे ये हमारा सही है। और जो सेकंड हमारा बात कर रहा है ना कि इसमें छठी जो अनुसूची है, छठा शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है, वो आपका आ जाएगा इसके बारे में, ये इधर चला जाएगा। और फिर जो हमारी है 8वीं अनुसूची है 8th शेड्यूल, वो प्रोविज़न ऑफ पंचायती राज के बारे में बात करता है ना। 10वां तो यहाँ पे सही है, ठीक है। और फिर 8वीं जो है ये कहाँ से, ये 8वीं इधर एट जो है, अच्छा सॉरी, ये जो है लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये हमारा जो 4th शेड्यूल है वो राज्य की सीटों के बारे में उल्लेख करता है। छठा हमारा किसके बारे में बात करता है, जो AMTM यानी कि AMTM असम मिजोरम त्रिपुरा मेघालय के बारे में, जनजातियों के बारे में बात करता है। और 10वीं जो है हमारी वो दल बदल से संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बनेगा कौन सा, जैसा हमने वहाँ पे देखा था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये हमारा रीजनिंग का, जिसमें आकृतियाँ दिए गए हैं, त्रिभुज की संख्या हमें बतानी है, कितनी है इस त्रिभुज की संख्या इसमें। तो इसमें हमारी संख्या जो है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 इसमें त्रिभुज जो बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है 72 का, वो कह रहा है राम आर्यन से 2 गुना कार्यकुशल है और दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तब राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, जैसे 1 डे का ले लिया, राम का वर्क जो 1 डे का है वो कितना हो गया, 1 इसको x मान लिया, ठीक है, अपॉन, ठीक है, राम और उसका 2 इंटू कर लो, क्योंकि वो ट्विस्ट करता है ना, 2 बार करता है, एफिशिएंट ऑफ एज आर एन। ठीक है, तो आर एन का वर्क कितना हो गया, 1/2x हो गया। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क का बोथ कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे करके 1/x प्लस 1/2x, ठीक है। उसके बाद में इक्वल 1/16 हो जाएगा, है ना। तो उसको जब हम 2 1 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे मैं 2 + 1 और उसका 2x किया तो बराबर हो जाएगा 116, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16 2 इधर हो जाएगा हमारा राइट आंसर जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26, सॉरी राइट आंसर हमारा आ जाएगा 24। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 73। कह रहा है कि वर्तमान वर्ष में आर्थिक समीक्षा इंडियन इकोनॉमी रिव्यू के नाम से जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA 18% अनुमानित है। लेकिन नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है आपको 73 का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एट द इंटरिम जो बजट होता है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ अफेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रिलीज करती है रिपोर्ट को, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये कौन होता है भैया? द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू कौन जारी करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, ठीक है। किस नाम से जारी करती है? रिव्यू ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको आर्थिक समीक्षा कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे जैसे कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्लैरिफाइड दैट दिस रिपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिक रिव्यू, ठीक है। द इकोनॉमिक रिव्यू विल बी प्रेजेंटेड बिफोर द फुल बजट आफ्टर द जनरल इलेक्शन, है ना। द रिपोर्ट टेक्स अ लुक एट द इंडियन ग्रोथ एक्सपीरियंस सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। कह रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की बात कर रहा है। इस संदर्भ में निम्न कदमों पर विचार करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो प्रति व्यक्ति GDP है वो 96,193 रुपये है और प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो GSDP में 2023-24 की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है। दोनों हमारे सही सही बात कर रहे हैं। पर कैपिटा GDP भी इतनी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 75, ठीक है। कितना है 75 क्वेश्चन है। कह रहा प्रमुख क्षेत्रों पर प्रदेश बजट वर्ष 2024-25 में व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय 6.2% आवंटित किया गया है। बी कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए अपने कुल व्यय का 3.1% आवंटित किया है, जो कि अन्य राज्यों की औसत व्यय से कम है। यहाँ पे हमारे 75 का क्या राइट आंसर हो जाएगा वो आपको चूज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो हमने यहाँ से 75 तक क्वेश्चन सॉल्व किए 40 से, आज हम इतने ही रखते हैं क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज प्रॉब्लम है थोड़ा, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि फिर हमें सेंडिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।